बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एफआईआर के ऊपर। कभी ज़िंदगी में आपको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ जाए तो थोड़ी बहुत सूझबूझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एफआईआर वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उस बेस है ना, ये बुनियाद होती है किसी क्रिमिनल केस की। शुरू से लेके एंड सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाके एफआईआर कंसर्न होती है। तो ये बेस होती है एफआईआर। इसके फोर कॉर्नर से बाहर नहीं जाया जा सकता। उसके अंदर जो फैक्ट्स कुछ बयान किए गए हैं, जिनको इन्वॉल्व किया गया, जिनको छोड़ा गया, जो भी मामलात है वो अहमियत रखते हैं। तो इसलिए एफआईआर दर्ज करवाते हुए टेक्निकल कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि एफआईआर करवानी पड़े तो किन चीज़ों को ध्यान से, गौर से ज़रा उधर देखना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई एफआईआर होती किन केसेस में? नंबर 1, एफआईआर दो किस्म के केसेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। एक था कॉग्निजेबल, एक था नॉन कॉग्निजेबल। केसेस की, जराइम की दो किस्में हैं जी। या थोड़ा सा सख्त किस्म का जुर्म होगा, उसे कहते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस। इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से, अदालत से इजाज़त लिए बगैर इसमें हाथ डाल सकती है। काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस, अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं कॉग्निजेबल केस। नॉर्मली कत्ल हो गया, बाजू तोड़ दिया, जनाब टांग तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, चेक चोरी, डकैती, जिना, ये सारे हीनियस जो ऑफेंसेस हैं, इनमें काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होते हैं। फौरी तौर पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है बगैर पूछे। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं। धमकी लगा दी, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे जनाब थप्पड़ मार दिया, कुछ छोटे ऑफेंसेस हैं। इनमें डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पहले कंप्लेंट फाइल होगी उसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद फिर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है। डायरेक्टली विदाउट वारंट पुलिस इसमें अरेस्ट भी नहीं करेगी। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। कॉग्निजेबल केसेस जो हैं, अब काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, उसमें एफआईआर होगी। मिसाल के तौर पर कोई लड़ाई हो गई है जनाब, किसी ने बाजू तोड़ दिया, किसी ने चेक दे दिया, डकैती कर दी, कोई ऐसा ही नहीं, मर्डर कर दिया। अब काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जराइम में एफआईआर हो सकती है। एफआईआर को अगर मुलाहिज़ा फरमाएं, सबसे ऊपर लिखा होता है पुलिस फार्म नंबर 24 और आगे रूल 5। 24 चैप्टर है पुलिस रूल्स का और 5 आगे उसका रूल है, सब रूल 1। छोटा सा ऊपर लिख, टॉप पे ये प्रिंटेड होता है ऑलरेडी। उसके नीचे इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट बाबत काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म, और साथ लिखा होता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी 154। ये यानी इसको कानून डील करता है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले आपसे मांगते हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जुर्म हो गया, क्या जुर्म हुआ है? दो तरीके हैं। एक, आप ज़ुबानी उनको बताएं कि ये जुर्म हुआ है, ऐसे वाक़या हुआ है। दूसरा, इतला आपने दे दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उनको दे दी। दूसरा, आप रिटन एप्लीकेशन दें। रिटन एप्लीकेशन में क्या लिखना है, क्या एहतियातें करनी है, वो इंशाल्लाह मैं गोशगुजार कर देता हूँ। दोनों सूरतों में अगर आप ज़ुबानी बोलते हैं तो उसको भी वो तहरीर कर रहे होते हैं। अच्छा ये वाक़या हुआ, उसको कहते हैं फ़र्द बयान। फ़र्द बयान लिख लेते हैं। उसके बाद फिर उस फ़र्द बयान की बेसिस के ऊपर वो फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। फ़र्द बयान हो या आपकी दरख्वास्त हो रिटन फॉर्म में, दोनों सूरतों में एफआईआर दर्ज करते हैं। लेकिन इसमें उसूल ये है, आपने जाकर फ़र्द बयान दिया, वो एक रजिस्टर होता है उनके पास। मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, 25 रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका क्या क्या काम है ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला रजिस्टर होता है एफआईआर रजिस्टर। उसके अंदर 200 परत होता है जनाब, और बेसिकली उसमें 50 परत होते हैं, लेकिन हर परत के साथ आगे 3 परत लगे होते हैं। तो एक पे लिखा जाता है और 3 पे वो फिर आगे हो जाता है, मज़ीद कॉपी हो जाता है, उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं। फ़र्द बयान हो या आपकी एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन हो, दोनों सूरतों में पुलिस वाले क्या करते हैं, रोज़नामचे के अंदर सबसे पहले 2 नंबर रजिस्टर होता है, रोज़नामचा, डेली डायरी भी इसे कहते हैं। उसके अंदर ये दर्ज करते हैं कि बंदा आया, उसने ये इतला दी है और ये इस तरह कोई वक़ूआ हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, आपकी रिटन एप्लीकेशन पे या फ़र्द बयान पे जो आपने बोल के उनको लिखवाया, उसकी बेसिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं।
और एफआईआर दर्ज करने के बाद दोबारा रोज़नामचे के अंदर दर्ज करते हैं कि इस तरह हमने एफआईआर दर्ज किया और फ़लाँ शख्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने सौंप दी है, तफ्तीश करे इस केस की। ये था कि किस तरह एफआईआर रजिस्टर, अगर नहीं करते रजिस्टर फिर आपका काम है कि थानेदार रजिस्टर नहीं करा, उससे हायर ऑफिसर को कहें कि जनाब ये कर नहीं रहा, नहीं करता तो फिर 22A 22B की पिटीशन फाइल करनी है सेशन कोर्ट के अंदर कि जनाब जज साहब ये देखिए हम जेन्युइन केस है लेकिन ये रजिस्टर नहीं मिले हुए हैं, कर ही नहीं रहे। तो फिर वो जज साहब हुक्म देंगे कि इसको रजिस्टर करें। सपोज़ वो भी जज साहब भी नहीं ऑर्डर करते, फिर उसको चैलेंज करें, रिट फाइल करें हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से फिर वो हो सकती है। एफआईआर के अंदर टॉप पे, सबसे टॉप पे प्रिंटेड जो फॉर्म होता है, आजकल तो कंप्यूटर के अंदर भी वो टाइप कर लेते हैं ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए, तो सबसे ऊपर अगर कुछ मालूमात आपने देनी है पुलिस वालों को, एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके अंदर भी मालूमात देनी। क्या मालूमात? एफआईआर सबसे पहले टॉप राइट साइड पे लिखते हैं मुकदमा नंबर। मुकदमा नंबर वो रूटीन में एफआईआर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 चलती आ रही हैं। मिसाल के तौर पर आपसे पहले 50 एफआईआर रजिस्टर हो गई तो आपकी एफआईआर का मुकदमा नंबर 51 होगा, 51/20 मुकदमा नंबर लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है थाना कौन सा है, तो थाने का नाम लिखा जाता है, फिल करते हैं उसे। फिर उसके बाद कहते हैं कि जनाब बताएं ज़िला कौन सा है, ज़िला का फिल कर दिया जाता है। तो उसके बाद लिखा जाता है कि आजकल ई टैग नंबर भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो ई टैग नंबर भी कंप्यूटर से जनरेटेड होती है एफआईआर, तो उस ई टैग नंबर भी लिखा जाता है। उसके बाद बहुत अहम चीज़ कि वक्त वक़ुआ, तारीख़ व वक्त वक़ुआ, ये टॉप लेफ़्ट पे लिखा होता है। ये बड़ा अहम होता है कि इसके अंदर लिखा जाता है किस वक्त किस तारीख़ को वाक़या पेश आया, जुर्म पेश आया। वो फिर लिखा जाता है जनाब 4 बजे शाम, और मोरखा वो तारीख़ लिख दी जाती है। बड़ा अहम है, इसको गौर से लिखना चाहिए, गलत नहीं, झूठ नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना चाहिए। उसके बाद एक टेबल बना होता है, टेबल के अंदर 6 चीज़ें, 6 पॉइंट होते हैं। उन 6 पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उनको फिल भी करना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर लिखा जाता है तारीख़ व वक्त रिपोर्ट, कि पुलिस स्टेशन में कब दर्ज करवा रहे हैं। पीछे आपने नोट किया था, पीछे था कि वक़ूए का वक्त क्या है, किस वक्त ये अकरेंस हुआ था। अब आप टेबल के अंदर पहला नंबर जो है आप लिख रहे हैं कि रिपोर्ट कब दर्ज करवा रहे हो पुलिस में, थाने में, तो वो लिखा जाता है कि जनाब रोज़नामचे के अंदर जो रपट हमने दर्ज किया पहले तो उसका हवाला दिया जाता है कि 18 नंबर रपट थी, तो उसके हवाले से दर्ज किया जा रहा है। कब, फिर बताते हैं 5 बजे शाम, मोरखा, वो जो भी तारीख़ हो वो तारीख़ आगे मेंशन कर देते। अब ये क्यों दोनों चीज़ें, जब वक़ूआ हुआ था उसका टाइम भी लिखा जाता है और उसका तारीख़ भी लिखी जाती है। जब रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं पुलिस में, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, उसका भी टाइम भी लिखा जाता है, तारीख़ भी। फिर इनमें से निकाली ये बात जाती है कि ताख़ीर कितनी है। जुर्म हुआ था तो उसकी फ़ौरी तौर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, तो लेकिन अगर जितना डिले होता जाएगा उतना मुकदमे के लिए नुकसानदेह होता है। नॉर्मली कहते हैं कि ये इतनी देर क्या करता रहा है, जुर्म हुआ था आके बताता, लेकिन ये घर में बैठ के मशवरे करते रहे, किसको फंसाएं, क्या करें, प्लानिंग करके, ये बाकायदा ये सच्ची बात नहीं करें, सोच समझ के साजिश करके कोई खिचड़ी पका के फिर आया है। जितनी तख़ीर हो उतनी नुकसानदेह होती। अगर जुर्म हुआ है फ़ौरी तौर पे एफआईआर हो तो फिर वकील बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि प्रॉम्प्ट एफआईआर है जनाब, फ़ौरी एफआईआर हमने दर्ज करवाई है, कोई इसमें सोचा समझा नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट बात है, समझा जाता है कि एक्यूरेट है। फिर सबसे पहला तारीख़ और वक्त वक़ूआ, उसके बाद इतला दहिंदा, जो जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई है, मुद्दई है, उसका नाम, पता, आजकल फ़ोन नंबर भी लिखा जाता है। फिर उसके बाद जुर्म की कैफियत क्या है, और अगर कुछ माल खोया है नंबर 3 पे तो वो फिर सेक्शन बताते हैं कौन कौन से सेक्शन। चोरी का है तो फिर चोरी के सेक्शन लगेंगे, डकैती है डकैती के सेक्शन, रेप है रेप के सेक्शन लगेंगे। सेक्शन लिख के तो फिर उसके साथ लिख दिया जाता है कि जनाब अगर चोरी है तो इतना माल, इतना जेवर ये खो दिया। चौथे नंबर पे आता है कि जाए वक़ूआ से थाना का फ़ासला कितना है, ये भी ज़रूरी है। क्यों, अगर 50 किलोमीटर फासला है थाने से, तो या जंगल है रास्ते में, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई मसला है, तो फिर उधर से नोट ये किया जाता है कि अगर तख़ीर हो रही है एफआईआर दर्ज करवाने में तो इस वजह से कि फ़ासला बहुत ज़्यादा था, रेगिस्तान था, क्या था रास्ते में, कोई दरिया था, तो
ये फिर थाने से जाए वक़ुआ का फ़ासला और समत ये लिखी जाती है। फिर उसके बाद कि FIR अगर आपके पास फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए बंदे आए तो उसमें कुछ तवक्कुफ़ तो नहीं हुआ, ताख़ीर तो नहीं किया आपने लिखने में। अगर कोई वजह थी, कोई इमरजेंसी पड़ी हुई थी, वो आ तो गए थे, आप लिखने में देर लग गई है, तो अगर कोई ताख़ीर हुई है तो वो लिख दें आप, वो भी लिखी जाती है, इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हमसे हुई। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि थाने से रवानगी की रिपोर्ट, कि पुलिस वाले थाने से कब रवाना हुआ, तो ये एक टेबल है जिसको फिल करना होता है। उसके बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी, यहाँ तक आपने जो समझा, इसमें बहुत अहम चीज़ कि टाइमिंग, किस तारीख को किस टाइम पे वक़ुआ हुआ और रपट कब दर्ज करवा रहे हैं आप, ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। फिर आगे चलें तो मज़मून क्या लिखना है आपने, स्टोरी क्या लिखनी है, उसमें क्या एहतियात करें। खिदमत जनाब SHO साहब थाना सो एंड सो, आगे आपने अपना नाम पता बता के उसके बाद लिखना है स्टोरी कि क्या स्टोरी थी, क्या हुआ, क्या वाक़या लिखते हुए जो भी वाक़या हुआ बिल्कुल एक्यूरेट आप बयान कर दें कि जनाब फ़लाँ शख्स था, वो आया, मुसल्ला था, उसने कुल्हाड़ी थी, टोका था उसके हाथ में, पिस्टल था, क्या था, उसने क्या फिर फायर मार दिया, एक मारा है, दो मारे हैं, किसको मारे हैं, कहाँ पे लगे हैं, कुछ ना कुछ आप बताएंगे। बताने के बाद फिर डिस्क्राइब करेंगे ये मामला हुए। इसके अगर सपोज शाम का टाइम है, फिर आपका काम है कि आप बताएं कि अंधेरा था, तो ये आप बताएं ही ना कि अंधेरे में पहचाना कैसे। भाई बताएं कि अंधेरे में मैंने इस वजह से पहचाना था, उधर बल्ब लगा हुआ था, रोशनी थी, और सोर्स ऑफ लाइट क्या था, बल्ब था, कुछ और था, तो उसकी रोशनी में मैंने पहचाना, इसलिए मैं बात करूँ कि फ़लाँ शख्स नहीं मारा है। सोर्स ऑफ लाइट अगर शाम का टाइम हो। फिर स्पेसिफाई करें कि अगर कोई इंजरी, कोई ज़ख़म किसी बंदे को आया, आप बताएं ये ज़ख़म फ़लाँ शख्स ने इधर काज किया, कुल्हाड़ी से किया, डंडे से किया, या जैसे भी बताएं। 2 बंदे थे, उनको स्पेसिफिक रोल देना है कि भाई इसका ये रोल है। बाज़ दफ़ा कोई बंदा वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इतना पकड़ लो इनको, आज मज़ा चखा दो, तो वो फिर ललकारा मारता है, उसको ललकारा आप बताएंगे कि इसने कहा था कि चलो पकड़ लो इन्हें, इनका इलाज कर दो, उसका ललकारा है। किसी ने जनाब मारा है, ज़ख्मी किया, उसका फ़लाँ ज़ख्म इसने दिया, बहुत सारे ज़ख्म एक ही बंदे ने दिए, उसको बताएं इतने ज़ख्म इसकी वजह से आए। सारा सिस्टम लिख के किसने किसको क्या मारा, क्या किया, सारा लिख लें। फिर उसके बाद गवाह भी इसके अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर गवाह ज़रूरी हैं कि फ़लाँ शख्स, मेरे अलावा 2 गवाह भी डालें कि उन्होंने भी देखा है। कल को केस साबित हो सकता है, मेरे अकेले की गवाही से क्या होगा, 2 गवाह भी शामिल करें जिन्होंने देखा है। और गवाह में एहतियात ये करें कि नेचुरल विटनेस ये होते हैं कि जिनका उधर होना कोई अनोखी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर आम तौर पर कोई जुर्म हो जाए तो बाद में रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, मामू को, चाचे को डाल देते हैं, चलो जी ये गवाह है हमारे, हालांकि वो कहीं रहता है 100 किलोमीटर दूर, वो अक्रंस के बाद आया, अब FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं उसको, चलो जी ये अपना तो है ना। आमतौर पर लोग रिलक्टेंट होते हैं, गवाही देते भी नहीं है, डरते हैं, पता नहीं क्या बीमारी है, गवाही छुपानी नहीं चाहिए। तो ये क्या नेचुरल विटनेस, हमसाया हो, ये जनाब महल्लेदार है आपका, ये कोई वहाँ पर आता जाता है, उसका आना जाना कोई मामूल की बात है। तो अगर ये अनोखा सा विटनेस कहीं से पकड़ लोगे 100 किलोमीटर दूर से, तो वो फिर डाउट हो जाता है कि ये लगता है कि इसने देखा नहीं है, इसका उधर होना समझ में नहीं आता है, इसका उधर होना। नेचुरल विटनेस होना चाहिए। फिर उसके बाद वजह अनाद भी आपने लिखनी है कि इसने ऐसा किया, इसने मेरी बाजू तोड़ा है, तो ऐसे तो नहीं होता कि रास्ते में गुजर रहा था तो बाजू तोड़ दिए। वजह अनाद कि किस वजह से, किस दुश्मनी की वजह से इसने ऐसा किया, इसे कोई तकलीफ़ थी, इस तकलीफ़ की बेसिस के ऊपर इसने ये हमारे साथ ज़्यादती किया। फिर अगर अननोन बंदे हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं उन्होंने जुर्म किया, तो उनका हुलिया लिखें अपनी दरख्वास्त के अंदर कि जनाब 2 बंदे थे, एक का कद इतना था, एक का तकरीबन इतना था, तो चेहरा उनका इस तरह का था, आंखें इस तरह की, रंगत इस तरह की थी, तो तकरीबन एज उनकी इतनी थी, वो मोटा था, पतला था। कुछ हुलिया उनका बयान करें अच्छे तरीके से। जो हुलिया बयान करेंगे कल को अगर पकड़े जाते हैं बंदे, तो फिर उस हुलिये के मुताबिक वो ट्रेस हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह में आप उनको आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, उनका हुलिया देना होता है। फिर इसके बाद ये सारा कुछ दे के ये मजमून तैयार हो गया, आपने FIR के
आगे फिर एंड पे 2-4 लाइनें पुलिस की कार्रवाई होती है कि हमने जनाब हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करके तफ्तीश फलां बंदे को दे दी है और ये वो इस तरह। सबसे एंड पे जो बंदा फिर ये FIR है इसको पढ़ के सुनाया जाता है कि हमने ये FIR दर्ज कर ली है, उसको पढ़ के सुनाया जाता है, फिर उसके दस्तखत या अंगूठा उससे FIR के ऊपर ले लिए जाते हैं। तो इस तरह ये FIR मुकम्मल हो जाती है। सारा जो उसका फॉर्मेट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये FIR है। एक अकरेंस हुआ है, 2 पार्टियां आपस में जनाब लड़ पड़ी हैं। अब एक ने FIR दर्ज करवाई, दूसरी पार्टी आती है हमारी भी FIR दर्ज करो, हमारे साथ भी जुर्म हुआ है, हमारा भी बाजू टूटा है। तो इसमें कोर्ट्स कहती हैं, हमारी अदालत आलिया, अदालत उज़्मा कहती हैं कि ये सेकंड FIR सेम वाक़या तो वही है ना, एक ही वाक़या की बाबत 2 FIRs नहीं हो सकती, एक ही FIR होगी बस। क्योंकि FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जब एक वाक़या के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो चुकी, अब दूसरी उसी वाक़ये के बारे में होगी तो वो सेकंड इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना, तो FIR तो रहेगी नहीं। FIR सिर्फ एक ही दफ़ा हो सकती है। अब दूसरी पार्टी जिसके साथ दोनों पार्टियों की लड़ाई हुई है, दूसरी पार्टी किधर जाए, दूसरी पार्टी उसी FIR के अंदर उनका क्रॉस वर्जन दर्ज किया जाता है कि ये भी इनका भी मौक़िफ़ है कि हमारे ऊपर भी इन्होंने हमला किया था, हमारे भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं, जो भी है उनका मौक़िफ़ भी उसी FIR के क्रॉस वर्जन दर्ज कर लिया जाता है, उसके अंदर उनका वर्जन दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई FIR दर्ज करवाई है, उसके अंदर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ आप मालूमात मिल गई हैं तो आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसको भी अब क्या करें, FIR तो दर्ज हो चुकी है, कापियाँ आगे आगे जा चुकी, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि FIR के अंदर फिर एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ततीमा बयान होता है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उसके अंदर दे के आप, तो ये जनाब मेरी सप्लीमेंट्री बाद का बयान है जो उसके अंदर ऐड कर दें FIR के साथ। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। FIR के बारे में कहा जाता है कि ये कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि हर एक चीज़ बिची हर चीज़ उसके अंदर वो दर्ज कर देनी है, ऐसा नहीं है। बस एक फैक्ट्स के बारे में बताएं कि जनाब ये मामला हुआ है, उस बंदे ने फायर मार दिया फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह पे फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम पे, तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसने ज़्यादती की। बहुत ज़्यादा डिटेल्स लंबा चौड़ा मजमून नहीं लिख देना, 1 पेज की मैक्सिमम होती है, तो उसके अंदर जितने फैक्ट्स आप बयान कर सकें तो वो आपको बयान करने चाहिए। तो उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से FIRs को दर्ज करवाते हुए किन किन चीज़ों की अहमियत होती है उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।